दिस इज के एम एस सर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ को शुरू कर रहे हैं। आज क्लास टेंथ 2023-24 के लिए पहला पार्ट है साइंस का यानी केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंदर सबसे पहला शब्द हमें दिखाई दे रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दें। अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन। अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो हमारे पास जैसे अंगूर हमने रखा और अंगूर को रखने पर अंगूर को हमने रख दिया, आप देखेंगे कि अंगूर कुछ समय के बाद सड़ जाता है। अंगूर पहले ठीक था, बाद में सड़ गया उसके बाद। और दूसरा एग्जाम्पल लो, पहले आप हमारे पास जैसे लोहा है, लोहा बिल्कुल ठीक रखा है और रखे रहे लोहे पर जंग लग जाता है। और देख लो भोजन है, भोजन रखा रखा खराब हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, अंगूर सड़ गया मतलब अंगूर में भी परिवर्तन हो रहा है। लोहा है, लोहे पे जंग लग गया, इसमें भी मतलब परिवर्तन हो रहा है। भोजन खराब हो गया मतलब भोजन में भी परिवर्तन हो गया। तो ध्यान रखें, जहां भी परिवर्तन होता है उसका मतलब है कि अभिक्रिया हो रही है वहां पर। मतलब अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, तो अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन। अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन, बस सबसे मुख्य पॉइंट। अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन। आपसे पूछता है कोई अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन। और एग्जाम्पल जैसे अंगूर का सड़ जाना, लोहे का जंग लग जाना और भोजन का खराब हो जाना, ये सब हमारे अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम जाने अभिक्रिया मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है, जहां भी परिवर्तन आप देखोगे तो आप कह दोगे कि वहां पे अभिक्रिया हुई है। कोई भी परिवर्तन आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि वहां पे अभिक्रिया हुई है। जैसे हम जाने अब अभिक्रिया जो है ये कितने प्रकार की होती हैं, तो अभिक्रिया के प्रकार अगर हम समझे तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहली नंबर एक होता है भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। और नंबर 2 होती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या होती हैं भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक अभिक्रिया के बारे में। फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए एग्जाम्पल समझो। मान लो हमारे पास जल है, आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र H2O होता है। जल ये लिक्विड है यानी कि पानी है। इसको आप फ्रिज में रख दो तो क्या होगा, देखो जब आप फ्रिज में रखोगे तो ये जल जम जाएगा और ये जल जम करके सॉलिड बन जाएगा। मतलब जल जो है यहाँ पे क्या है, आपका जल है और इसको आपने जमाया तो क्या बन गया है बच्चों, बर्फ। दोनों का सूत्र चाहे जल हो या बर्फ हो, दोनों का मतलब H2O होता है। अब आपने वापस से फ्रिज के अंदर की जो टेम्परेचर उसे परिवर्तन कर दिया तो बर्फ जो है वो वापस से पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखने को मिल रहा है कि कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या, नहीं। जल से बर्फ बन रहा है और बर्फ से जल बन रहा है। इस केस के अंदर जल हो चाहे बर्फ हो, देखो यहाँ भी जल का सूत्र भी H2O है और बर्फ का सूत्र भी H2O होता है। बस फर्क क्या है कि ये वाला जो जल है वो लिक्विड है मतलब पानी है, और वो जो वाला जो बर्फ है वो सॉलिड है मतलब ठोस है। तो केवल किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, इसकी अवस्था में। यहाँ पे इसकी अवस्था क्या है जल की, कि ये लिक्विड है, और जब इसे जमा दिया तो इसकी अवस्था क्या हो गई, सॉलिड हो गया। तो किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, केवल भौतिक अवस्था में। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जल से जल बन रहा है मतलब जल से बर्फ के बनने में मतलब ये भी जल है ये भी जल है। कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, नया सूत्र तो बना नहीं, केवल क्या हुआ कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो वे अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या कहलाती हैं, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया ऐसे बोलिए, वे अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था जैसे जल है, जल से बर्फ बन रहा है, दो जल का सूत्र भी H2O और बर्फ का सूत्र भी H2O, दोनों का फॉर्मूला H2O है। मतलब नए सूत्र का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि केवल इसकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जल की अवस्था जो है H2O की अवस्था जल है और यहाँ पे H2O की अवस्था सॉलिड है, ठोस है। तो केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। कौन सी अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है।
केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल है जल से बर्फ, बर्फ से जल, ये एग्जाम्पल आप पेपर में देके आ जाएंगे। तो भौतिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? वे अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वे अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल का बनना, ये तो भौतिक अभिक्रिया का मतलब होता है। और इसके बाद शब्द आता है रासायनिक अभिक्रिया। आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जो पढ़ाया जाता है वीडियो पॉज करते हुए उस चीज को नोट करते हुए चलेंगे। अब अगला शब्द आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, मान लो आप समझो कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये कोई कांच का गिलास है, ये जो कांच का गिलास है इसमें पानी भर रखा है हमने, पानी का मतलब H2O, पानी का सूत्र H2O होता है, और यहाँ पे हमने डाल दिया पानी है और पानी में हमने डाल दिया नमक। क्या मिला दिया बच्चों? नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl। अब देखो जब पानी में नमक को मिलाएंगे तो ये आपस में मिलकर के ये कास्टिक क्षार बना लेंगे। कास्टिक क्षार बना रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? पानी और नमक आपस में मिले और मिलकर के क्या बना रहे हैं? कास्टिक क्षार। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो पदार्थ कुछ, जब पदार्थ ही आपस में, ये दो पदार्थ आपस में मिले और ये दो पदार्थ आपस में मिलकर के जो नया जो पदार्थ बना रहे हैं वो नया पदार्थ है। मतलब नमक और पानी अलग चीज है, नमक और पानी को हमने गिलास में मिलाया तो क्या बन गया? वो कास्टिक क्षार बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया। जबकि यहाँ पे क्या था? भौतिक अभिक्रिया में ये भी जल था, वो भी जल है, जल बर्फ भी जल है भाई, पानी भी जल है, मतलब H2O, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जबकि यहाँ पे क्या हुआ? अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये आपस में दो चीज मिल गई और मिल करके क्या बन गया? नए पदार्थ का निर्माण हो गया। नए पदार्थ का निर्माण हो गया है अगर, तो इस तरीके की हम अभिक्रियाओं को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या ये कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, कि जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? वे अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अब ध्यान रखो, ये जो पदार्थ मिल रहे हैं, ये जो पदार्थ मिलकर के इस नए पदार्थ को बना रहे हैं, तो जो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, मतलब ये नमक और पानी आपस में मिले और मिलकर के ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ये वाले जो पदार्थ हैं ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। ध्यान रखें, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो आपको अभिकारक और उत्पाद की डेफिनेशन भी पता चली। मतलब जो पदार्थ किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब किसी, ऐसे लिखिए डेफिनेशन, आप ऐसे लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे अभिकारक कहते हैं, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जो अभिकारक होता है उसको आप लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। जैसे हमारे पास मान लो ये है, नमक है और पानी है, नमक और पानी अभिकारक है, तो इसको हमने किधर रखा बच्चों? लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड रखा। और जो उत्पाद होते हैं उन्हें राइट साइड रखते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हमारे पास देखो x है, जैसे x ने मिलके y बना दिया, तो क्या हुआ? x को हम किधर रखेंगे? दाईं तरफ, और y को हम किधर रखेंगे? बाईं तरफ। सॉरी, x को हम किधर रखेंगे? बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट, और इसे हम किधर रखेंगे? राइट रखेंगे। आप ये भी ध्यान रखें, x क्या है यहाँ पर? देखो x y को बना रहा है, तो इसका मतलब x क्या होगा? x बना रहा है तो x हो जाएगा अभिकारक, और y बन रहा है, y क्या हो जाएगा? बोलो, उत्पाद हो जाएगा। इस तरीके से हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब आप ध्यान रखें, जो हमारे पास मान लो रिएक्शन लिख रही है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे x से y बन रहा है, तो अगर x के अंदर मान लो यहाँ पे x से y बन रहा है, तो इस समीकरण को हम कहते हैं ढांचा समीकरण। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल अभिकारक और उत्पादों को दर्शाया जाता है तो इसको हम कहते हैं, ऐसी समीकरण को हम कहेंगे ढांचा समीकरण। मतलब वहां पे ना बैलेंस है रिएक्शन, बस केवल एक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखी है, तो इसे हम ढांचा समीकरण कहेंगे। चलिए, इतनी बात अब हुई, इस चीज को हम पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद आपको
रिएक्शन के बारे में और थोड़ी सी डिटेल करेंगे। तो देखिए शुरू कर रहा था हमने, देखिए पाठ का नाम क्या है, रिवाइज कर रहे हैं अभी तक जितना हमें पढ़ा है। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंदर हमने सबसे पहला शब्द देखा अभिक्रिया। अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन, जैसे अंगूर का सड़ जाना, लोहे पर जंग लग जाना, भोजन का खराब हो जाना आदि। फिर हमने देखा अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, या ये कह दो वे अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल का बनना। आगे पहुंचो, रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी नए पदार्थ का, या ये वे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, नमक और पानी मिलकर के कास्टिक क्षार बना लेते हैं। ये उदाहरण आप लिख के आ जाओगे। आगे चलो, इसके बाद फिर हमने क्या बताया कि भाई जो पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। मैंने बताया कि अभिकारक को कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट, और उत्पाद को राइट लिखते हैं। आगे पहुंचो, इसके बाद मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है और उस समीकरण को बस हम बिना संतुलन के केवल उसके नाम से प्रदर्शित करते हैं तो इस समीकरण को हम ढांचा समीकरण कहते हैं। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन के बारे में और डिटेलिंग करते हैं। तो देखिए जरा, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन लिख रही है, ये A प्लस बी बन रहा है हमारे पास 2A प्लस सी। इस रिएक्शन को देखो, आप इस रिएक्शन पे ध्यान दें। ये जो रिएक्शन है इसमें पहली बात तो अभिकारक और उत्पाद कौन से है? देखो ये इधर लिख रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट लिख रहे हैं ये अभिकारक हैं, और ये जो इधर लिख रहे हैं ये हैं उत्पाद। अब बात है, इस वाली समीकरण के अंदर केमिस्ट्री का रूल ये कहता है, बल्कि सब समीकरण के अंदर केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि अभिकारक की जो मात्रा है, मतलब जितने अभिकारक हैं उत्पाद भी उतने ही होने चाहिए। अभिकारक की मात्रा उत्पाद के बराबर होनी चाहिए। अगर अभिकारक की मात्रा उत्पाद के बराबर नहीं है तो उसे हम बराबर करेंगे, समझे? मतलब जितने अभिकारक के अंदर जितने तत्व हैं, मान लो ये अभिकारक है, अभिकारक के अंदर कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है A, और एक पार्टिसिपेट कर रहा है बी, मतलब अभिकारक के अंदर दो तत्व भाग ले रहे हैं, और उत्पाद के अंदर भी दो तत्व भाग ले रहे हैं, ए भाग ले रहा है और सी भाग ले रहे हैं। तो अगर अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर होती है तो उस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। ध्यान रखें, मैंने क्या बताया? अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो इसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। लेकिन अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो इसे कहा जाता है असंतुलित समीकरण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, देखो जैसे हमारे पास देखो बच्चों, अभिकारक में ये A लिख रहा है, कितने A लिख रहे हैं? सामने कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। ये एक A लिख रहा है, ये कितने A हैं? 2 A लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 1A है, मतलब तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। इधर A की संख्या 1 है, इधर A की संख्या 2 है। तो बताओ, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर नहीं है, तो ये संतुलित समीकरण होगी या असंतुलित होगी? ये क्या होगी? असंतुलित। लेकिन अगर अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की या परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी कोई रिएक्शन दिखाई देगी जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसे हम बराबर करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 2 लिख रहा है तो हम इस A के सामने ये A जितने हैं वो भी बराबर, इधर भी इतना ही होना चाहिए। इधर A की संख्या 2 है तो इधर हम अपने पास से 2 कर देंगे। इस तरीके की समीकरण को कहते हैं समीकरण संतुलित करना, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस चैप्टर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा है हमारे पास, देखो x प्लस y, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास zx, और देखो यहाँ पर ये है रिएक्शन, और कहा कि इस समीकरण को बैलेंस कीजिए, मतलब संतुलित कीजिए। तो देखो यहाँ पे x के कितने हैं? x के इधर कितने हैं? 2 हैं, तो इधर भी x के सामने 2 लगा देंगे। इस तरीके का काम करना, ये केवल एक बेसिक परिचय मैं दे रहा हूँ, बाकी हम अभी और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलो समझो, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, एग्जाम्पल देखो, हमने लिख दिया है जैसे Mg प्लस O2,
मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई और मिलके बन गया आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपस में बनके बना और वो कह रहा है आपसे कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। अब बताओ आप कैसे संतुलित करोगे। देखो यहां पे ध्यान दो, ये अभिकारक हो गया बच्चों और ये उत्पाद हो गया। अभिकारक में देखो एक मैग्नीशियम है, इधर भी उत्पाद में भी एक मैग्नीशियम है, मतलब बराबर है। आगे देखो इधर कितनी ऑक्सीजन है, इस तीर के इधर, मतलब अभिकारक में कितनी ऑक्सीजन है, 2। और उत्पाद में देखो कितनी ऑक्सीजन है, केवल 1 है। उत्पाद में केवल 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या बताया, बराबर करते हैं, जितनी इधर होगी उतनी उधर रखेंगे बस। तो इधर 2 है तो इस ऑक्सीजन के सामने 2 लगा दो, ध्यान रखें। अब देखो बैलेंस करने के लिए हमेशा सामने लगाओगे 2, इधर 2 लिख रहा है जैसे, तो हम ऑक्सीजन के 2 इधर नहीं लगाएंगे बल्कि इधर लगाएंगे। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अब ऑक्सीजन के इधर 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए। लेकिन मैग्नीशियम के इधर अब कितने हो गए, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहा तो इधर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और इधर मैग्नीशियम के कितने हैं, 1। तो इस मैग्नीशियम के सामने भी 2 लगा दो। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम के इधर कितने हैं, 2। इधर देखो मैग्नीशियम के बेटा कितने हैं, 2। और इधर ऑक्सीजन के देखो कितने हैं, 2। और इधर ऑक्सीजन के देखो, सामने देखते हैं, सामने कितने हैं, 2। मतलब अब सब कुछ बराबर है। मैग्नीशियम के इधर कितने हैं चेक करो एक बार, मैग्नीशियम के इधर 2 हैं और उधर भी मैग्नीशियम के 2 हैं। ऑक्सीजन के बोलो इधर कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन के सामने इधर देखो 2, ऑक्सीजन के 2। मतलब अगर अभिकारक और उत्पाद में बराबर होगी संख्या तो उसे हम कह रहे हैं कि ये समीकरण हमारी बैलेंस हो चुकी है। बस इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आपको काम करने की कोशिश करनी है, बैलेंस करने की। पेपर में यही आपसे पूछ लेगा कि इस अभिक्रिया को बैलेंस करिए। जैसे हमारे पास ये लिखा है, देखिए जरा, Fe प्लस H2 और मान लो हमारे पास बन गया है Fe3O4 और साथ में बन गया है, यहां पे मैंने लिख दिया H2 और साथ में बन रहा है H2। और वो कह रहा है पेपर में आपसे कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो कैसे बैलेंस करें बताइए। देखिए इधर कौन कौन से तत्व हैं, तत्व को छांट लो पहले। ये अभिकारक है, ये बात तो आपको पता है। ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या है बेटा, उत्पाद। तो अभिकारक में देखो कौन कौन से तत्व हैं, Fe है और देखो H हाइड्रोजन है और देखो ऑक्सीजन है। इधर भी क्या क्या है, Fe है और देखो ऑक्सीजन है और देखो हाइड्रोजन है। अब इनकी संख्या मैच कर लो। देखो इधर Fe का कितना है, कुछ नहीं लिख रहा, तो Fe के इधर कितने हैं, 1 है। इधर देखो Fe के कितने हैं, 3। जितने इधर होते हैं उतने ही उधर लगाते हैं। तो बताओ कितने लगा दें, इधर 3 लगा दें। अब बोलो आगे, Fe के इधर भी 3 है और Fe के उधर भी 3 है, बैलेंस हो गया। एक एक तत्व को बैलेंस करना है। अब आगे चलो इसके बाद, अब देखो इधर ऑक्सीजन के देखो इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। और इधर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, सामने देखते हैं, सामने कुछ नहीं लिख रहा तो 1 लिख रहा होता है, ठीक है। इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर भी 4 करने हैं। 4 करने के लिए क्या करें, सामने 4 का लगा दें। तो देखो अब बोलो, इधर हाइड्रोजन के सॉरी इधर Fe3 है और इधर Fe3 है, बराबर होगी। अब ऑक्सीजन बोलो इधर कितने हैं, 4। ऑक्सीजन इधर 4, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 4। ऑक्सीजन इधर भी 4 होगी, मतलब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 4। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के सामने 4 लिख रहा है और नीचे 2 लिख रहा है, मतलब 2 चौक 8। इधर हाइड्रोजन के 8 हैं और उधर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2। तो इसे भी 8 करना है, ये 8 है, तो इसे 8 करने के लिए अगर हम यहाँ पे कितने लगाएं बोलो, इधर लगा देंगे सामने 4। क्यों, क्योंकि 2 चौक 8, ये भी बराबर हो गया। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस होगी और हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन आपको देते हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। पेपर में यही कहेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है, जैसे CSO4 प्लस NaCl और बनता है हमारे पास Na2SO4 प्लस CaCl2। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। बताओ कैसे बैलेंस करें। तो देखिए कैसे बैलेंस करें। बताओ इधर कैल्शियम, 1 कैल्शियम, उधर कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा बैलेंस है, ये भी कारक है, वो उत्पाद है, कैल्शियम हमारा बैलेंस है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर देखो 1 सल्फर है, इधर भी 1 सल्फर है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर देखो 4 ऑक्सीजन है, मतलब हमारा ये भी बैलेंस है, Ca भी बैलेंस है और हमारा S भी बैलेंस है और हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 4 4 है। अब बात करते हैं Na की। इधर देखो Na कितने हैं, 2। इधर देखो कितने हैं,
सामने कुछ नहीं लिख रहा तो 1 लिख रहा होता है, इधर 2 है तो इसके सामने 2 लगा दो। अब बोलो इधर Cl कितने हैं, 2 हैं और इधर Cl 2 है। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझो, AgCl प्लस NaOH, बताओ क्या होगा। मान लो ये रिएक्शन इस तरीके से बन गया, AgOH प्लस NaCl। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। कैसे बैलेंस करोगे, देखो सर, Ag का कितना है 1, इधर Ag का 1, इधर Cl का 1, इधर Cl का 1, Na का 1 है, Na का 1 है, OH के इधर 1 है और OH का इधर 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो पेपर में कुछ रिएक्शन अगर आपको ऐसे दे दी जाती है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या असंतुलित है या संतुलित है, तो वो भी आप पहचान करेंगे। आगे चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए यहां पे हमने लिखा BaSO4 प्लस HCl और मैंने बनाया है BaCl2 प्लस H2SO4। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को बनाने की, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बनाया आपने, बोलो कैसे बैलेंस करा। देखो इधर Ba का 1 है, इधर Ba का 1 है, Ba हमारा बैलेंस है। सल्फर 1, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं बेटा 4, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, बैलेंस है। अब आओ हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं 2, इधर कितने हाइड्रोजन हैं 1, तो इसके सामने भी 2 लगा देंगे। उधर 2 हैं, जितने उधर हैं उतने ही उधर करेंगे, बस हो गया काम। अब आगे चलो, देखो इधर क्लोरीन के 2 हैं, इधर क्लोरीन के 2 हैं, देखो मतलब सब बैलेंस हो गया। Ba भी बैलेंस है, इधर Ba 1 है, इधर Ba 1 है। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन देखो सामने देखते हैं, सामने 2 और इधर कितने हैं 2, मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया। बस अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो इसका मतलब डेफिनेटली कम से कम 2 नंबर तो आप यहां पे गेन करिए हैं अपने एग्जाम के अंदर। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है Mg प्लस HNO3 और पेपर में वो कह रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, कह रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। अब बैलेंस करने की आप कोशिश करो। इधर देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर कितना है 1, तो इसके सामने 2 लगा दो। हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर 2 हो गए। अब बोलो इधर NO3 के देखो कितने हैं, सामने देखते हैं 2 और इधर NO3 के कितने हैं 2, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, NO3 भी बैलेंस है, इधर मैग्नीशियम का कुछ नहीं है तो 1 है, इधर मैग्नीशियम का 1 है। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जैसे हमारे पास लिख रहा है KCl प्लस CaBr2 और हमारे पास बना है KBr प्लस CaCl2। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, बोलो कैसे करें बैलेंस। इधर देखो Br के कितने हैं 2, इधर कितना है Br का 1, तो सामने 2 लगा दो, Br बैलेंस हो गया। अब बोलो K के इधर कितने होंगे 2, इधर K के सामने भी 2 लगा देंगे, K भी बैलेंस हो गया। इधर देखो Cl के 2 हैं, इधर Cl के 2 हैं और कैल्शियम का इधर 1 है, कैल्शियम का इधर 1 है, बस हो गया बैलेंस। इस तरीके से तो क्या आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख चुके हैं। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप खुद से बनाएंगे और बताएंगे, कमेंट में जवाब करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने परमाणु कहां पर होंगे, बताओ। CaSO4 प्लस HCl CaCl2 प्लस H2SO4। ये लो, इस रिएक्शन को आप खुद से सोल्व करें और बताएंगे। अब आप बैलेंस करना तो सीख चुके हैं, आपने थ्योरी सीख लिया, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी पढ़ लिया है और रिएक्शन को बैलेंस करना भी आपने सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कि अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है। तो अगली हेडिंग लिखिए अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया अभिक्रिया के बारे में। आपने अभिक्रिया की परिभाषा सीख ली कि अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन
जैसे अंगूर का सड़ जाना, भोजन का सड़ जाना, लोहे पर जंग लग जाना, ये बात आपने सीख ली। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया का मतलब होता है वे अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल, इसमें केवल भौतिक अवस्था का परिवर्तन होता है। अगला शब्द आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नमक प्लस पानी और मिलकर बनाता है कास्टिक क्षार। आपने बताया कि जो पदार्थ नए पदार्थ को बनाता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट लिखा जाता है, और उत्पाद को राइट लिखा जाता है। ये बात होगी। फिर आपने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। मैंने बताया कि अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, और अगर बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। फिर आपने बहुत सारी रिएक्शन संतुलित और असंतुलित करना सीखा। अब वो जो रिएक्शन थी वो हुई कैसे कैसे थी, तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं। और हेडिंग लिखोगे अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। पहली बात मैं बता रहा हूं आपको, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डबल कर देंगे यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? पहला भाग हमें दिखाई दे रहा है संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, अगर आपके पास संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोग करने का मतलब जुड़ना। मान लो हमारे पास ये अभिकारक ले लिया, मैंने एक और अभिकारक ले लिया, या तो दो अभिकारक ले लिए या मैंने दो से ज्यादा ले लिए। और ये क्या चीज है बच्चों? दो या दो से ज्यादा मैंने क्या ले लिए हैं? अभिकारक। और ये दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़ करके कितने उत्पाद बना दें? एक उत्पाद को बना दें। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद को बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। याद हुई बातें? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कार्बन ले और कार्बन में हमने ऑक्सीजन को मिलाया, तो क्या बनता है? देखो, दोनों चीज आपस में मिलकर के जुड़ जाती है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? दो अभिकारक है, मैंने बताया दो या दो से अधिक हो सकते हैं। दो अभिकारक आपस में मिले और मिलकर के क्या बनाया? एक उत्पाद को बना दिया। तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, हमने ले लिया मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन दी। आप क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बोलो बैलेंस कर दें एक बार। तो बैलेंस करने के लिए इधर देखो ऑक्सीजन के दो हैं तो सामने दो लगा दो, और इधर मैग्नीशियम के दो हो गए तो बेटा इधर लगा दोगे दो। इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल आपने लिख दिया और पेपर के लिए काम तुम्हारा हो गया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब डेफिनेशन बोलो खुद से, सुनाओ क्या डेफिनेशन है। वीडियो पॉज करो और बोलने की कोशिश करो। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल C+O2 बनता है CO2, और इसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में लिया और आपने मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, एक भाग तो हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया का जो पहला भाग है वो हमारा हो गया। अब शब्द आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अच्छा मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और ध्यान रख लो। जैसे CaO प्लस CO2 ये आपस में मिल गए, देखो ध्यान दो, और ये मिल करके देखो क्या बना रहे हैं, इधर Ca और ये जो ऑक्सीजन है बस इसे यहां पे जोड़ दो। मतलब क्या होगा? देखो CaCO3, समझे बात? CaCO3 बन गया। इस तरीके से तीन एग्जाम्पल हो गए। ये तीनों एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के हैं। अब अगला शब्द हमारे पास आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये क्या होती है?
संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते थे। वियोजन में क्या होगा कि एक उत्पाद है, देखो एक उत्पाद है, सॉरी एक अभिकारक है और वो टूट जाता है और टूट करके दो बना देता है या दो से अधिक उत्पाद को बना देता है, मतलब उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा CaCO3, इसको हमने अगर गर्म करा तो देखो क्या होगा। जब CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो आप ध्यान रखना कुछ चीजें, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से गैस निकल जाती है। जैसे किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, गैस का मतलब जैसे N2 है तो N2 निकल जाएगी, O2 निकल सकती है, CO2 निकल सकती है, SO2 निकल सकती है, इस तरीके से। अब हमने CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, इसको हमने गर्म किया तो देखो इसके अंदर कौन सी गैस है, देखो CO3 का मतलब कौन सी गैस निकल सकती है, CO2। इस तरीके से CO2 गैस निकल गई और साथ में क्या बचा रह गया, इधर Ca बच रहा है और साथ में CO2 निकली है तो एक ऑक्सीजन बच रहा, वो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, मतलब CaO। इस तरीके से रिएक्शन हो गया, मतलब ये इस वाले का अपोजिट है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन कहलाएंगी वो रिएक्शन हमारी हो गई है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन वियोजन आपने याद कर लिया। आगे चलते हैं, इसके बाद संयोजन हो चुका है और वियोजन हो चुका है। अब अगला भाग आता है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, देखिए जरा विस्थापन अभिक्रिया को समझो क्या होती है। हमारे पास लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, देखिए आपके पास ये है, ये कोई आपके पास बर्तन है और इस बर्तन में किसी लवण का विलयन भर रहा है। आपने कोई लवण बना दिया और उस लवण का विलयन भर दिया आपने, और यहां पर कोई तत्व पड़ा हुआ है, मान लो एक तत्व पड़ा हुआ है इस विलयन के अंदर X। अब आपने मान लो ऊपर से Y डाल दिया, Y जो है वो मान लो ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील है, ऐसा ध्यान रखें, रिएक्टिव, ताकतवर नहीं बल्कि क्रियाशील। तो ये जो Y होगा वो Y जो है आके इस X को तो भगा देगा, बाहर हटा देगा और वो आके विलयन में खुद जुड़ जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शन है, मतलब वो Y जो है वो X का विस्थापन कर रहा है, भगाने का मतलब विस्थापन कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, ये X जो है वो बेटा कम क्रियाशील है, तो जब कोई ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया मैंने, जब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, समझो यहां पे MgSO4 और यहां पे हमने डाल दिया है Ca को। देखो अब Ca मान लो ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, ये Ca जो है ये Mg को हटा देगा, तो क्या होगा देखो, मतलब Mg तो बाहर निकल दिया और क्या बचा हमारे पास, ये Ca आके खुद जुड़ गया यहाँ पे, CaSO4 + Mg, रिएक्शन पूरी होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, इसके लिए हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे पास लिख रहा है, समझे, FeSO4 + Zn। Zn ज्यादा क्रियाशील है तो बोलो क्या करेगा, Zn जो है वो Fe को भगा देगा, मतलब Fe निकल गया और ये Zn आके खुद यहाँ पे जुड़ गया, मतलब बन गया ZnSO4 और साथ में बन चुका है Fe। इस तरीके से हम रिएक्शन को करेंगे। चलो बात समझ में आ गया होगा आपको, एक एग्जाम्पल हो गया, दो एग्जाम्पल हो गया, पेपर में एक याद रख पाओ तो एक लिखो, दो याद रख पाओ तो दो लिखो। चलो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये दो लिख देना। तो हमारी संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया। अब बात करते हैं आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बस अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो जरा, अगर हमारे पास मान लो ये एग्जाम्पल ले लो, अच्छा BaCl2 + H2SO4।
अब देखो Ba पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वैसे दो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप इतनी बात ध्यान रख लो कि Ba पे पॉजिटिव है, अब संख्या याद मत रखो अभी। Ba पे पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पे बेटा निगेटिव होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 पे निगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा, ये जो अभिक्रिया है इसमें ये वाला जो आयन है वो वाला आयन तो चला जाएगा इसके पास, और ये वाला जो आयन है ये तो आयन इधर चला गया, मतलब इधर चला गया, और ये वाला जो आयन है वो आयन इधर आ गया। समझे बात, ये वाला आयन इधर आ गया। तो क्या हो रहा है, मतलब अभिकारक है ये, अभिकारकों में क्या हो रहा है, कोई ये वाला आयन इधर जा रहा है, ये वाला आयन इधर जा रहा है। मतलब ऐसे देखो, Ba उधर चला गया, देखो BaSO4 बन गया, और ये जो H2 है H2 Ba के स्थान पर आ गया। मतलब क्या आ गया, H2 और दो इधर H के हैं, दो इधर Cl के हैं। इस तरीके से हम लिख देंगे HCl के दोनों हैं तो सामने दो लगा दो। इस तरीके से रिएक्शन हुई। मतलब क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ये जो अभिकारक है इसका आयन इधर चला गया और बस इसका आयन इधर चला गया। मतलब अभिकारकों में क्या हो रहा है, अभिकारकों में क्या हो रहा है, आयन जा रहे हैं, वो इधर जा रहा है वो उधर आ रहा है। मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों में आयनों के आदान प्रदान से होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये एग्जाम्पल आप पेपर में लिख के जाओगे, प्रैक्टिस इन एग्जाम्पल्स की आप करते रहेंगे। इस तरीके से हमने विस्थापन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को जान लिया। चारों अभिक्रिया हमने जान ली। एक बार चलो छोटा सा रिवाइज लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन बताओ, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी आपने देखा, बेरासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों में आयनों के आदान प्रदान से पूरी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला शब्द आता है हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी पेपर में दे सकते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया दोनों का मतलब एक होता है, ऑक्सीडेशन मतलब। ध्यान रखिए, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या वे रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दो, देखो क्या बना CO2। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब जुड़ती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब शब्द आता है अपचयन अभिक्रिया या अपचयन। ध्यान रखना, अपचयन किसे कहते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है, ये लिख रहा है हमारे पास CuO और मैंने यहां पर जोड़ दिया है हाइड्रोजन को। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन है वो तो इधर चलेगी और पानी निकाल देगी, पानी का मतलब H2O, और ये Cu ऐसा का ऐसी बच रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाती है। बस इतनी बात ध्यान रखिए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे दिया आपने। और अपचयन किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल भी आपने दे दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और ये जानकारी चैप्टर के अंदर बची हुई है। जैसे एक शब्द आता है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये क्या होता है रेडॉक्स, देखिए ऑक्सीकरण आपने पढ़ लिया और अपचयन आपने पढ़ लिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ध्यान दो, यहां पे हमारे पास ये रिएक्शन लिख रही है Cu प्लस H2, इसमें देखो Cu मैंने लिख दिया CuO प्लस H2। अब होगा क्या, आपने भी देखा ये यहां पे निकल गया इस तरीके से। तो देखो क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O। यहां पे क्या हुआ बोलो, हाइड्रोजन के अंदर देखो, ये देखो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। समझो, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर में से ऑक्सीजन हट रहा है। जिसमें से ऑक्सीकरण ऑक्सीजन हटता है
उसको कहते हैं अपचयन। आप ध्यान रखने, या हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन अगर हट जाए तो उसे भी अपचयन कहते हैं। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया और H2O बन गया। देखो यहाँ पे H2 है और H2 से H2O बन रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बोलो, यहाँ पे कॉपर में से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। फिर से एक बार देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, देखो जैसे Cu ले लिया, CuO ले लिया, सॉरी CuO प्लस हाइड्रोजन, इसमें वाटर ऑक्सीजन आके जुड़ गया, H2O बना, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो साथ में क्या बचा रह गया, CuO में से C ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। अगला शब्द एक आता है संक्षारण। इस चैप्टर के अंदर अगला वर्ड आता है संक्षारण। देखो हमारे पास कोई धातु है, रिएक्शन पूरी हो चुकी है 6 की 6। अब आप अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई धातु है और अगर धातु पर लगातार वायु जाती रहे, नमी जाती रहे, आपने देखा होगा जैसे लोहे के जो पुल होते हैं उनके ऊपर वायु भी आती रहती है और नहर में से पानी, नदियों में से नमी भी वो शोषित करता रहता है। तो कोई धातु है वो वायु और नमी की उपस्थिति में जो है ना वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। क्या बताया मैंने, किसी धातु का वायु, किसी धातु का, पहली बात, किसी धातु का वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इसी चीज को हम संक्षारण कहेंगे। बस इतनी जानकारी आपको ध्यान दे रखनी है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, किसी धातु का वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एग्जाम्पल हो गया बेटा संक्षारण का। बात खत्म। अब एक शब्द आता है कि संक्षारण को बचाएं कैसे, बचाव कैसे करें। तो ध्यान रखना, संक्षारण में जो लोहे धातु नष्ट होती है उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, पेंट का लेपन करके इसका बचाव किया जा सकता है। ये पेपर में लिख देंगे। संक्षारण किसे कहते हैं, किसी धातु का वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना। बचाव कैसे करते हैं, जैसे पेंट का लेपन कर देते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, बचाव हो गया। एक शब्द आता है इसी चैप्टर के अंदर, एक हेडिंग आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये क्या होती है विकृत गंधिता? विकृत गंधिता का मतलब होता है जब हमारे पास देखो भोजन है और भोजन जो वसीय भोजन होता है, वसायुक्त, मतलब जिसमें फैट पाया जाता है जिस भोजन में, जैसे तुमने देखा होगा दूध भी खराब हो जाता है, दही खराब हो जाती है, इस तरीके का जो भोजन होता है वो वसायुक्त होता है। तो जो वसायुक्त भोजन है वो जब सड़ जाता है, सड़कर खराब हो जाता है तो उसमें से गंध आना लगती है। तुमने देखा होगा जब वसायुक्त भोजन का जब सड़कर खराब हो जाते हैं तो इनमें से गंध आने लगती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त भोजन जब सड़ जाते हैं तो इनसे सड़कर खराब होकर के गंध आने लगती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये बात आप पूरी हो गया। और इसी के साथ एक दो पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं। एक शब्द आता है यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक शब्द आता है यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर, लास्ट में कुछ नोट पॉइंट आप लिख लेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और एक शब्द आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ध्यान रखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। पेपर में लिख देंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूं इसका, C+O2 और बन जाता है हमारे पास CO2। और ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं Ag+Cl2, Ag+2Ag+Cl2, और सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पाएगा ये बना लेगा 2AgCl। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया और फिनिश हो गया है ये पूरा चैप्टर। आप पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे और इसे रिवाइज करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे।